चलिए, त्वक विकार के बाद नेक्स्ट बात करते हैं मन्या विकार। मन्या विकार के अंदर कुछ छोटे-छोटे टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे गलगंड है, अपची है, तो पाषाण गर्दभ, जाल गर्दभ, ये जो टॉपिक हैं दिए गए हैं, इनकी बात करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले बात करते हैं गलगंड के बारे में। गलगंड आपके केसी के सिलेबस में भी है ये टॉपिक, वहाँ भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। गलगंड क्या है, निरुक्ति की बात करते हैं सबसे पहले। तो गलत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन गलगंड का किसी भी संहिता में डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, यानी कि बहुत जैसे कि हम अतिसार वगैरह इतना एलेबोरेट करके पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा कहीं आपको मिलेगा नहीं। माधव निदान में ही ज़्यादातर इसको बताया गया है। देखिए, निरुक्ति क्या है, गलत से पार्श्व गलगंड एक है, यानी कि गल के पार्श्व। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम गले के विकार पढ़ रहे हैं, मन्या विकार पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गलगंड कहाँ होगा, गल के पार्श्व में होगा। तो गल पार्श्व में किसी एक तरफ उत्पन्न होने वाला स्रोत, चाहे राइट में हो लेफ्ट में हो, उसको हम क्या कहते हैं, गलगंड कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, अब आपको दोष याद रखने हैं कि गलगंड में दोष कौन से होंगे। तो देखिए, जो ऊर्ध्व शत्रुगत है वहाँ कफ तो वैसे ही बड़ा रहता है, तो इसको तो आपको खास क्या याद रखने की जरूरत है। और कफ के साथ यहाँ पर वायु भी मिल जाती है, तो वात और कफ दोनों ही गले में प्रवृद्ध होकर के, बढ़ करके, और कफ अपने जैसे समान मेद धातु का आश्रय लेकर के अपने लक्षणों से युक्त गलगंड को उत्पन्न करता है। तो गलगंड में दोष वात, कफ और मेद, ठीक है, तीनों आप बता के आओगे। लेकिन अगर दो ही ऑप्शन हो, जैसे वात और कफ, तो आपको पहले वात और कफ ही करना है। तो गलगंड में होता क्या है, गले के अंदर वात और कफ बढ़ करके मेद को दूषित करते हैं, मेद का आश्रय लेकर के गलगंड रोग को उत्पन्न करते हैं। भोज के अनुसार क्या है, बड़े हुए दोष गले में प्रवृद्ध होकर के, आचार्य भोज के अकॉर्डिंग क्या है, दोष बढ़ करके गले में बढ़ करके हनु और मन्या का आश्रय लेकर के, भोज ने क्या डेफिनेशन दी है गलगंड की, कि सारे दोष बढ़ करके गले में आ जाते हैं और वो हनु और मन्या को अधिष्ठान बना करके, आश्रय बना करके एक लंबाकार और इम्पोर्टेंट मुश्क के समान, वृषण के समान, यानी कि इस तरीके से फैलने वाला एक स्रोत उत्पन्न करता है, जिसमें गर्दन नीचे लटक जाती है, उस रोग को हम गलगंड कहते हैं। तो भोज के अकॉर्डिंग आपसे एआईपीसीटी में पूछा जा सकता है, भोज ने गलगंड में किस आकृति का वर्णन किया है, यानी कि स्रोत किस आकृति का होता है, तो मुश्क के समान, यानी कि वृषण के समान स्रोत उत्पन्न होता है, उसको हम गलगंड कहते हैं। फिर जो 2 मार्क्स का फेमस क्वेश्चन है वो है गलगंड के भेद, ठीक है, क्योंकि हमें क्या रट रखा है, गलगंड के 3 भेद होते हैं, वात पित्त कफ। मेद याद ही नहीं रहता है, जबकि पित्तज गलगंड भेद होता ही नहीं है। यही पीजीटी में भी यहाँ से आपसे गलत करवाया जा सकता है क्वेश्चन, भेद दिया जा सकता है। गलगंड के भेद हैं वात पित्त कफ, वात कफ मेद, वात कफ रक्त, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो याद रखना है, पित्तज भेद गलगंड का नहीं होता है, ठीक है। इसके 3 ही भेद हैं, वातज, कफज और मेदज, ठीक है। तो वातज गलगंड क्या होगा, अब इसमें वायु जैसी वेदना होगी, तो वातज गलगंड में कैसे लक्षण आएंगे, वातज गलगंड में स्विच बोने जैसी पीड़ा, तो स्विच बोने जैसी पीड़ा से युक्त कृष्ण सिराओं से व्याप्त होगा, जो गले का जो स्थान है, अगर वहां पे वायु की वजह से गलगंड हुआ है तो गला किस तरीके का होगा, कृष्ण सिराओं से युक्त होगा, स्विच बोने जैसी वहां पे पीड़ा होगी। कुछ समय बाद वहां पे धीरे धीरे मेद बढ़ेगा, इसलिए वो स्थान मेद के बढ़ने की वजह से अत्यंत स्निग्ध और वेदना रहित हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, वातज गलगंड में पेन पहले तो होगा क्योंकि वायु बढ़ी हुई है, लेकिन बाद में जब वहां पर मेद जब दूष्य आ जाता है, तो मेद में तो वेदना वाला स्वभाव होता ही नहीं है, और मेद कैसा होता है, दिखने में स्निग्ध होता है, अत्यंत चिकना होता है। तो गला कैसा दिखाई देगा, अत्यंत स्निग्ध दिखाई देगा, और उसको वेदना भी बाद में नहीं होगी। धीरे धीरे जब बढ़ेगा तब देर से इसमें वृद्धि होगी, देर से ही इसमें, और इसमें पाक होगा नहीं, क्योंकि पित्त ही नहीं है, पाक नहीं होगा, ठीक है। और मुख में हमेशा क्या रहेगी, विरसता रहेगी, वायु के बढ़े हुए रहने के कारण। तो याद रखिए, वातज गलगंड में पेन पहले तो होता है लेकिन बाद में नहीं होता है। कफ और मेद इसमें बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए वृद्धि भी इसकी कैसे होती है, देर से होती है। कफज गलगंड में क्या होगा, कफ और मेद, अब यहाँ पर दोनों के लक्षण ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कफ भी मेद वाली प्रॉपर्टी का ही हो गया। तो स्थिर त्वचा के समान वर्ण वाला होता है, अल्प इसमें वेदना होगी, बहुत कम वेदना होगी, लेकिन कफ बढ़ा हुआ है तो कंडु उग्र होती है, उग्र कंडु युक्त होता है। कफ के कारण स्पर्श में शीत होगा, और कफ बड़े आकार का होता है, इसलिए आकार में बड़ा होगा। वही देर से वृद्धि, देर से पाक, और पाक के समय मंद वेदना, क्योंकि वायु है ही नहीं, वेदना कौन करे, तो वेदना इसमें ना के बराबर होती है। फिर आता है मेदज गलगंड, ये मेद के समान स्वभाव वाला,
तो स्पर्श में स्निग्ध होगा, मृदु होगा, पांडु वर्ण का होगा। अब मेद में से तो गंध आती है क्योंकि मेद का मल स्वेद, तो दुर्गंध भी दुर्गंध युक्त होगा, पीड़ा रहित होगा। अब यहाँ पे कफ और मेद दोनों प्रभावी हो जाएंगे, इसलिए कंडू बहुत ज्यादा होगी, अति कंडी युक्त होगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेदस गलगंड में जो गले की आकृति होती है वो अलाबू के समान हो जाती है, क्योंकि मेद कफ से ज्यादा भारी होता है, इसीलिए गले में अलाबू के समान जो लटक जाए वो होता है मेदस गलगंड। तो मेदस गलगंड की आकृति अलाबू के समान होती है, और मूल भाग से यहाँ से जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, जैसे ये चिन वाला रीजन है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से तो पतला रहेगा और यहाँ से आते आते भारी हो जाएगा, अलाबू की आकृति का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीन भेद हैं इसके, और तीनों भेदों की ये हमने लक्षण पढ़ लिए, ध्यान रख लेना थोड़ा। फिर उसके बाद इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में वही कफ और वात दोनों दोष प्रकुपित हुए, इन्होंने मेद को दूषित किया, दूषित करके ये मन्या में इन्होंने स्थान संचय किया और अपने अपने लक्षणों से युक्त यानी कि वातस गलगन, कफस गलगन और मेदस गलगन की इन्होंने उत्पत्ति की। फिर उसके बाद आती है इसकी चिकित्सा। चिकित्सा कैसे करेंगे? सबसे पहले वातस गलगन में, अब देखो आपको ज्यादा अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है तो एक दो पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। वातस गलगन में क्या करना है? सबसे पहले एरंड आदि वातहर औषध व क्वाथ से या कांजी से, मूत्र से, तेल से, यानी कि जितने भी वातर आपके पास क्वाथ या तेल जो भी हो सकता है, उनके द्वारा आपको वहाँ का नाड़ी स्वेदन करना है। चाहे नाड़ी स्वेदन आप तेल से करो, कांजी से करो, मूत्र से करो, एरंड आदि क्वाथ से करो। ठीक है, नाड़ी स्वेदन करने के बाद आप वहाँ से क्या करोगे? रक्त मोक्षण कराओगे। रक्त मोक्षण करा के वहाँ पे जो भी व्रण बना है, व्रण बनेगा रक्त मोक्षण करवाने पर, उस व्रण के शोधन के लिए आप सॉरी रक्त मोक्षण करवाने के लिए जो हम व्रण शोधन में जिस उपना का यूज करते हैं, उस उपना का आपको वातस गलगन में यूज करना है। यानी कि सबसे पहले आपको नाड़ी ऐसे ही याद रख सकते हो, केवल डायरेक्ट कि नाड़ी स्वेदन कराया, उसके बाद रक्त मोक्षण कराया, रक्त मोक्षण के बाद जो भी व्रण शोधन के लिए जिस उपना का यूज कर सकते हैं हम, वो उपना वहाँ पे लगाना है। उसके बाद अमृत आदि द्रव्यों से सिद्ध तेल का पान कराना है, क्योंकि तेल पान वायु का क्या करेगा? शमन करेगा। ठीक है, फिर आता है कफज गलगन। कफज गलगन में वही कफ के लिए सबसे पहले ठीक है, कफ के लिए आपको क्या करना है?